इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा ही होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले भगत सिंह के आखिरी 24 घंटे किस तरह बीते थे? लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर उस दिन अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। हवा में ऐसा भारीपन और सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस होता हो। ये 3 नौजवानों की सांसें रुकने का वक्त नहीं था, बल्कि सच कहीं तो यही वो पल था जब नए और निडर भारत ने जन्म लिया था। कैदियों से लेकर जेल के संतरियों तक हर किसी की नम आंखें उस काल कोठरी पर टिकी थीं जहां एक महान बलिदान का इंतजार हो रहा था। तारीख थी 22 मार्च 1931। फांसी से ठीक एक दिन पहले की उदास शाम। भगत सिंह का मन बिल्कुल शांत था। उनके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा कर लेने के बाद ही आता है। सलाखों के पीछे उनके कुछ साथियों को अब भी लग रहा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और उन्हें जेल से भगा लिया जाए। लेकिन भगत सिंह की सोच जिंदगी और मौत के मुंह से कहीं आगे निकल चुकी थी। उन्होंने अपने साथियों को आखिरी खत लिखा। उस खत के शब्द गवाह हैं कि मौत से आंखें मिला चुके थे वो। उन्होंने लिखा, साथियों, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। भगत सिंह अच्छी तरह समझ चुके थे कि सोए हुए देश को जगाने के लिए अब उनकी शहादत देना ही सबसे बड़ी चिंगारी बनेगा। इससे पहले 20 मार्च को भी उन्होंने पंजाब के गवर्नर को खत लिखा जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाला था। उन्होंने बेहद साफ और कड़े शब्दों में लिखा, हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए हम युद्धबंदी हैं और एक युद्धबंदी के तौर पर हमें फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाना चाहिए। हमें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ये अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उनकी ही अदालत में फैसले को दी गई खुली चुनौती थी। रात का अंधेरा बीता और 23 मार्च की वो सुबह हुई। घड़ी में सुबह के करीब 10 बज रहे थे। भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे आखिरी बार मिलने के लिए काल कोठरी में पहुंचे और उन्होंने देखा कि 23 साल का नौजवान पिंजरे में बंद शेर की तरह चहलकदमी कर रहा था। चेहरे पर मौत की कोई शिकन या खौफ नहीं था। उल्टे एक चौड़ी और बेखौफ मुस्कान के साथ उन्होंने अपने वकील का स्वागत किया। मिलते ही उनका पहला सवाल था, क्या आप मेरे लिए वो किताब लाए हैं? भगत सिंह महान रूसी विचारक व्लादिमीर लेनिन की किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन पढ़ना चाहते थे, जो उन्होंने खास तौर पर बाहर से मंगवाई थी। मेहता ने जब उनसे पूछा कि क्या देश के लिए आपका कोई आखिरी संदेश है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बस मेरे 2 संदेश देना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मुश्किल वक्त में युवाओं का साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहलवाया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, लाहौर जेल के बाहर और अंदर ब्रिटिश सरकार की घबराहट और बौखलाहट बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें इस बात का गहरा डर था कि 24 मार्च की सुबह फांसी के वक्त कहीं जनता का गुस्सा बेकाबू ना हो जाएगा और वो जेल ना पहुंच जाएं। इसी खौफ के मारे इतने बड़े साम्राज्य ने अपनी ही बनाए कायदे कानून ताक पर रख दिए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी का वक्त 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च की शाम 7:30 बजे तय किया था। लेकिन इस चाल से बेखबर भगत अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारे समाज की सोच बदलने वाली थी। उन्होंने जेल प्रशासन को अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहा कि वो अपना आखिरी खाना जेल के सफाई कर्मचारी बोघा के हाथों से खाना चाहते थे। बोघा दलित समाज से आता था, जिसे प्यार से लोग बेबे कहते थे। ये मांग सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि आजाद भारत के लिए संदेश था।
भगत सिंह बताना चाहते थे कि जिस आजादी का वो सपना देख रहे हैं उसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। हालांकि जेल के अंदर मची अफरा तफरी और सुरक्षा के नाम पर बोगा के हाथ से बना खाना उन तक नहीं पहुंच सका और ये इच्छा अधूरी रह गई। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। जेल का माहौल बहुत भारी और बोझिल हो चुका था। तभी राजनीतिक कैदियों के वार्ड में जेल का नाई बरकत भागता हुआ और फूट फूट कर रोता हुआ आया। उसकी कांपती और रूंधी हुई आवाज ने उन कैदियों को वो खबर दी जिसने जेल की आत्मा को झकझोर दिया था। उसने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, फांसी कल सुबह नहीं बल्कि आज शाम को ही होने वाली है। सरदार ने आप सभी को जाते जाते आखिरी बार वंदे मातरम कहा है। नाई बरकत के जाते ही उस वार्ड में दम घोटू सन्नाटा पसर गया। ये वो खामोशी थी जिसमें मौत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि किसी भी कैदी ने उस शाम अनाज का एक भी दाना नहीं खाया था। शाम के 4 बज रहे थे। नियम के मुताबिक हर रोज कैदियों को 7 बजे उनकी कोठरी में बंद किया जाता था, लेकिन उस दिन जेल के चीफ वार्डन चत्तर सिंह 3 घंटे पहले ही वार्ड में आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें नम थीं। वो चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भारी कदमों से चलते हुए उन्होंने कैदियों को वक्त से पहले ही तालों के पीछे बंद कर दिया, मानो वो खुद इस जुल्म का हिस्सा बनने से भाग रहे हों। चत्तर सिंह सीधे भगत सिंह के पास गए। उन्होंने भावुक होकर एक आखिरी विनती की और कहा कि बेटा, अब तो आखिरी वक्त आ गया है, कम से कम अब तो वाहे गुरु का नाम ले लो, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो। पर मौत की दहलीज पर खड़े होकर भगत सिंह के उसूल जरा भी नहीं डगमगाए। उन्होंने चत्तर सिंह की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं माना। अगर मैं आज मौत के डर से प्रार्थना करूंगा तो वो भी कहेगा कि ये इंसान कायर और पाखंडी है, इसीलिए मुझे मेरे विचारों पर ही कायम रहने दीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस नौजवान की अपने उसूलों के प्रति वो ईमानदारी थी जो डर के आगे घुटने टेकना नहीं जानती थी। धीरे धीरे सूरज डूब गया और शाम के 7 बज गए। तभी फांसी घर से उन्हें ले जाने के लिए वार्डन का बुलावा आ गया। वो पल जिसका इंतजार था वो आ चुका था। उस वक्त भगत सिंह अपनी कोठरी में जमीन पर बैठे थे। पूरे ध्यान से वही लेनिन की किताब पढ़ रहे थे जो उन्होंने सुबह मंगवाई थी। जब अधिकारियों ने उनसे चलने के लिए कहा तो उन्होंने बिना नजर उठाए कहा, जरा रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनकी आवाज में ऐसा रुतबा और ठहराव था कि वहां खड़े ब्रिटिश अफसर भी ठिठक रहे थे। कुछ पलों तक वो पन्ने पलटते रहे और फिर अचानक किताब को छत की ओर उछाल दिया। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और वो बिना किसी पछतावे के अपने आखिरी सफर पर चलने के लिए उठ खड़े हुए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया। मौत के उस छोटे से रास्ते पर चलते हुए उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। भगत सिंह बीच में थे, एक तरफ सुखदेव और दूसरी तरफ थे राजगुरु। और फिर जेल की दीवारें नारों से गूंज उठीं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उनकी आवाज में इतना जोर था कि लाहौर जेल का कोना कोना कांप उठा। इसे सुनकर बाकी कैदी भी अपनी कोठरियों से वही नारे दोहराने लगे। जेल के बाहर तक वो गूंज साफ सुनाई दे रही थी। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए वो तीनों मस्ती में अपना पसंदीदा गीत गा रहे थे। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये उस मिट्टी से किया गया सच्चा वादा था जिसे वो लोग अपनी जान देकर निभा रहे थे। जब वो फांसी घर पहुंचे तो वहां खड़े अधिकारियों ने उनके चेहरों को काले कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो खुली आंखों से अपनी आजादी के ख्वाब को देखते हुए फांसी चढ़ना चाहते थे। वहां मौजूद मजिस्ट्रेट नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी की तरफ देखकर भगत सिंह ने ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए इतिहास बन गई थी। उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट साहब,
आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको आज ये देखने का मौका मिल रहा है। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने सबसे ऊंचे आदर्श के लिए कैसे खुशी खुशी मौत को गले लगाता है। शाम के ठीक 7:30 बजे तीनों ने फंदे को चूमा, उसे खुद अपने गले में डाला और तख्ता खींच लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई चूक ना रह जाए, उनके शरीर को करीब 1 घंटे तक उस फंदे पर लटका रखा गया था। भगत सिंह की सांसें तो रुक गई थीं, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ अब और भी बढ़ गया था। जेल के बाहर लाहौर की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। लोगों को अंदेशा हो गया था कि अंदर कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है और वो गुस्से में उबल रहे थे। गुस्साई भीड़ के हमले से बचने के लिए कायर हुकूमत ने वो किया जो कोई भी सभ्य सरकार शायद कभी न करती। रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार में बड़ा सुराख किया गया। वहां से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें बोरियों में भरा गया। मिलिट्री के ट्रकों में लाद कर उन्हें फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला ले जाया गया। रात के करीब 10 बजे सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन आग की लपटें देखकर आसपास के गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। भीड़ को अपनी तरफ आते देख पुलिस वाले घबरा गए। वो अधजले शवों को नदी में फेंक कर भाग खड़े हुए। अगली सुबह 24 मार्च को जब अखबारों ने ये दर्दनाक खबर छापी तो पूरा देश मातम में डूब गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि फांसी देकर वो एक आवाज को, एक बगावत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने सिर्फ शरीर को फांसी दी थी, उस विचार को नहीं। वो विचार अब फांसी के फंदे से आजाद होकर पूरे देश के रगों में लहू बनकर दौड़ने लगा था। भगत सिंह के खत की वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। उनका नाम हिंदुस्तानी क्रांति का सबसे बड़ा और अमर प्रतीक बन गया। आज भी जब हम उस शहादत के पन्ने पलटते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखों में नई उम्मीद जाग उठती है। उनका वो बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि सच्चे, आजाद और बराबरी वाले भारत का जो सफर उन्होंने शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है। सरफरोश का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली और देखते रहिए कड़क।